11th. In this video, we are going to discuss about the next topic, protein. So, protein are polypeptides. पहले यहाँ पे जिस तरीके से बताया गया कि प्रोटीन एक्चुअली होते क्या है, प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं. पॉलीपेप्टाइड्स क्या है? एक्चुअली पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड, जो हमने इसके प्रीवियस आपको अमीनो एसिड के बारे में बताया, अमीनो एसिड जब पेप्टाइड बॉन्ड्स द्वारा आपस में लिंक्ड हो जाते हैं तो उससे एक लीनियर चेन इक्वेशन बन जाती है. इसी चेन को हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन. और ये जैसे कि फिगर 9.2 में आपको दिखाया गया है कि जब अमीनो एसिड आपस में लिंक्ड हो जाते हैं बाय द पेप्टाइड बॉन्ड. फॉर एन एग्जांपल, ये एक अमीनो एसिड है, ठीक है, मान लेते हैं एनिलिन. एक अमीनो एसिड यहाँ पर है, ये एनिलिन से अटैच है. फिर एक और एनिलिन, या ऐसा नहीं है कि सेम है, अलग अलग भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर कोई और अमीनो एसिड आ जाए. और इस तरीके से ये सारे अमीनो एसिड आपस में, ये जो आपको बॉन्ड दिखाई दे रहा है एक, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड. और पेप्टाइड बॉन्ड से ये लिंक हो जाते हैं और लिंक होकर एक लीनियर चेन इक्वेशन बनाते हैं जिन्हें हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं. जैसे कि ये फिगर 9.2 यहाँ पर दिखाया गया है. इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे ये जो अमीनो एसिड हैं ये आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में ज्वाइन हो गए हैं. और जिस तरीके से आपको यहाँ पर ज्वाइंट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही जो प्रोटीन्स हैं उनमें भी ऐसे ही बॉन्ड स्ट्रक्चर आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं जो कि एक पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करते हैं. ईच प्रोटीन, जो भी प्रोटीन हमारे पास है, उसका जो पॉलीमर है वो क्या होता है? अमीनो एसिड. मतलब अमीनो एसिड आपस में ही मिलकर एक पॉलीमर बनाते हैं और वही पॉलीमर प्रोटीन्स होते हैं. अभी तक हमारे पास 21 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड मौजूद, जैसे एनिलिन, क्रिस्टलिन, पॉलिलिन, ट्राइफोफिन एंड लाइसिन. इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास अप्रॉक्स नहीं, टोटल 21 अमीनो एसिड मौजूद हैं. और यही अमीनो एसिड आपस में जब ज्वाइन हो जाते हैं एक पॉलीमर, एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं. ये प्रोटीन कैसा होता है? ये प्रोटीन बेसिकली हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं, नॉट होमोपॉलीमर्स. बेसिकली हमने देखा है कि जो प्रोटीन्स हमारे पास हैं, जो यहाँ पे 21 टाइप ऑफ आपको अमीनो एसिड बताए जा रहे हैं, वो कैसे होते हैं? हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं. और बेसिकली हेट्रोपॉलीमर्स ही होते हैं, बहुत कम ऐसे आए वो होमोपॉलीमर्स होते हैं. होमोपॉलीमर्स एक्चुअली क्या है? होमोपॉलीमर्स का मतलब ये है कि एक ही प्रोटीन है या एक ही अमीनो एसिड है, उसके बहुत सारे मोनोमर्स आपस में जाकर अटैच हो जाएं और n नंबर्स टाइप, बिकॉज कोई नंबर नहीं है, बहुत बार 10, 20, 30, 20 टाइम्स वो आपस में अटैच हो जाते हैं और रिपीटिंग एलिमेंट्स की तरह अटैच होते हैं. जैसे मैंने भी आपको बताया था, जैसे एनिलिन है, फिर से एनिलिन, अगेन एनिलिन, इस तरीके से एनिलिन की सिर्फ जब वो ब्रांचेस बनती चली जाती है, सिर्फ एक ही टाइप का अमीनो एसिड जो रिपीट होता रहता है n नंबर्स ऑफ टाइम, कितने भी टाइम्स वो रिपीट होता रहे, तो इस तरीके का जो प्रोटीन बनेगा उसे हम होमोपॉलीमर्स बोलते हैं. लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज ऐसा ही हो. हेट्रोपॉलीमर्स ज़्यादा बनता है, जिसमें हमें एनिलिन होगा, दूसरा क्रिस्टलिन होगा, हो सकता है प्रोलाइन्स हो सकता है, लाइसिन हो सकता है. तो कोई भी इस तरीके से अलग अलग अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो हेट्रोपॉलीमर्स बनता है. दिस इन्फॉर्मेशन, जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है कि किस तरीके से अमीनो एसिड हैं और उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है इन आवर बॉडी एज अ न्यूट्रिशन, तो ये आगे जो हम इसी चैप्टर में, इन क्लास में आगे जो चैप्टर्स हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड बेस्ड चैप्टर, उसमें हम पढ़ेंगे. ऑल्सो हम ये भी पढ़ेंगे कि अमीनो एसिड जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. और ये अमीनो एसिड जो प्रोटीन्स हैं वो हम कहाँ से लेते हैं? बाय द आवर डाइट. इसीलिए कहते हैं कि जो भी आप डाइट ले रहे हो, जो भी आप फूड ले रहे हो, एक प्रोटीनियस फूड लेना चाहिए जिसमें प्रोटीन्स की एक क्वांटिटी होनी चाहिए, जिसे आप लें तो आपकी बॉडी को उससे अमीनो एसिड एंड ऑल मिल सके. बेसिकली जो पल्सेस होती हैं, उन पल्सेस को अगर आप खाएंगे तो वो एक रिच रिसोर्स होते हैं प्रोटीन्स का. सो डायरेक्टरी प्रोटीन्स, दैट मीन्स हम डाइट के थ्रू जो प्रोटीन्स ले रहे हैं, तो वो डायरेक्टरी प्रोटीन्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक रिसोर्स है. किसका रिसोर्स है? वो सोर्स होते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड का. सो यहाँ पर ये बताया गया कि जो अमीनो एसिड है वो 2 टाइप्स होते हैं, एक तो इसेंशियल, दूसरे नॉन इसेंशियल. इसेंशियल क्या होते हैं और नॉन इसेंशियल क्या है? देखिए, जो भी यहाँ पर अमीनो एसिड है जो कि हमारी बॉडी खुद ब खुद बना सकती है, खुद उस अपनी हमारी बॉडी उसका फॉर्मेशन कर लेती है, तो उन्हें हम बोलते हैं नॉन इसेंशियल, क्योंकि वो हमें डाइट से लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी बॉडी खुद भी बना लेती है. लेकिन कुछ ऐसे इसेंशियल अमीनो एसिड हैं जो हमारी बॉडी फॉर्म नहीं कर पाती, और उसी इसेंशियल मटीरियल्स के लिए, इसेंशियल न्यूट्रिशंस अमीनो एसिड के लिए हमें फूड पर डिपेंड होना पड़ता है. और इसीलिए एक रिच
न्यूट्रिशन रिच फूड खाना चाहिए ताकि उससे हमारी बॉडी को क्या हो, प्रोटीन्स मिल सकें। और जो भी इसेंशियल प्रोटीन्स हैं वो हम कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम आवर डाइट, फ्रॉम आवर फूड। जो प्रोटीन्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो प्रोटीन की प्रेजेंस में ही हो पाते हैं। फॉर एन एग्जांपल, न्यूट्रिशन का क्रॉस न्यूट्रिशन को सेल मेम्ब्रेन तक लेके जाना, सेल मेम्ब्रेन के आगे पहुंचाना। ऑल्सो कुछ फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म जो भी हमारे बॉडी में, जब फॉरेन एजेंट्स आते हैं तो उनसे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन, उनसे फाइट करने के लिए कुछ वहाँ पर बॉडीज़ होनी चाहिए। और ये जो एंटीबॉडीज़ है इनका भी फॉर्मेशन प्रोटीन्स के थ्रू ही होता है। एंड हमारा बॉडी हार्मोन्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जो वो हार्मोन्स है एक्चुअली वो भी अ टाइप ऑफ प्रोटीन है। एंड एंजाइम्स, दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट एज वेल एज हार्मोन्स। एंजाइम्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी। तो वहाँ पर भी हार्मोन्स एंड एंजाइम्स के फॉर्मेशन में प्रोटीन्स का रोल प्ले होता है। अगर हम ये बात करें कि एनिमल वर्ल्ड में जो हमारा एनिमल किंगडम है, इस एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला और मोस्ट अबेंडेंट, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, दैट इज़ कोलेजन, जो कि एनिमल किंगडम में अगर हमसे बात करें सिर्फ एनिमल वर्ल्ड में पाया जाता है। और अगर हम वर्ल्ड वाइडली बात करें कि जो वर्ल्ड है हमारे पास, होल वर्ल्ड है, जो होल बायोस्फीयर है जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उस होल बायोस्फीयर में कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो कौन सा है, रुबिस्कस। जो रुबिस्को यहाँ पे बताया गया है राइबोलोस बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेट ऑक्सीडेज, जो यहाँ पर ये RUBISCO रिबिस्कस जो भी यहाँ पर अबेंडेंस बताया गया है, ये एक ऐसा प्रोटीन है जो वर्ल्ड वाइडली सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या है? पॉलीसेकेराइड जो है हमें एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, जो हमने एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन देखा था, तो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस में हमें पॉलीसेकेराइड्स मिलते हैं। पॉलीसेकेराइड्स एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स का ही एक क्लास है, कार्बोहाइड्रेट्स का ही एक फॉर्म है जिसमें जो पॉलीमर्स होते हैं, यानी जो पॉलीमर्स है, पॉलीमर्स यहाँ पर क्या है, मोनोसेकेराइड, वो मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ कर क्या बन जाते हैं, एक पॉलीसेकेराइड्स का फॉर्मेशन होता है। और इसे जो है कि किस क्लास में रखा गया, तो इन्हें रखा गया इन अ मैक्रो मॉलिक्यूल्स के क्लास में। पॉलीसेकेराइड्स एक्चुअली में एक लॉन्ग चेन होती है शुगर की एक लॉन्ग चेन, दैट मीन्स या शुगर C6H12O6 C6H12O6 C6H12O6, इस तरीके से शुगर जब आपस में अटैच हो जाती है तो एक पॉलीसेकेराइड की चेन बन जाती है। दे आर थ्रेड लाइक, ये थ्रेड लाइक से स्ट्रक्चर होते हैं जिनका जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, मोनोसेकेराइड। और मोनोसेकेराइड्स ही आपस में ज्वाइंट होकर पॉलीसेकेराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अभी प्रीवियस आपने देखा कि प्रोटीन्स का मेन बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, अमीनो एसिड वहाँ पर ज्वाइन होंगे तब प्रोटीन बनता है। वैसे ही पॉलीसेकेराइड्स का जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक है वो है मोनोसेकेराइड्स, एंड मोनोसेकेराइड आपस में जुड़कर पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया सेलुलोज एक क्या है, पॉलीमॉर्फिक पॉलीसेकेराइड्स है जिसमें एक ही टाइप के मोनोसेकेराइड्स मौजूद होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, बहुत सारे ऐसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सेलुलोज का फॉर्मेशन करते हैं। और ये सेलुलोज क्या है, एक पॉलीमॉर्फिक है, होमोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ एक ही तरीके का आपको मोनोसेकेराइड्स दिखाई देगा। वो मोनोसेकेराइड्स कौन है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या हो गया, एक मोनोसेकेराइड, और ग्लूकोज मिलते जाते हैं तो एक सेम टाइप के जो मोनोसेकेराइड है वो आपस में मिल रहे हैं, और इसीलिए हम यहाँ, और उससे बनता क्या है, सेल्यूलोज बनता है, और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, होमोपॉलीमर। स्टार्च इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। स्टार्च एक यहाँ पर मौजूद होता है, बट ये एक्चुअली में जो प्लांट है उनमें ये क्या करता है कि एनर्जी हाउस की तरह काम करता है, जो कि प्लांट टिश्यू में जो भी एनर्जी है उसको स्टोर करके रखने का काम करता है। ऑल्सो सम एनिमल्स, जो अदर एनिमल्स होते हैं उनमें भी एक अदर टाइप का पॉलीसेकेराइड मौजूद है जिसे हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। एंड नेक्स्ट सम अदर एग्जाम्पल, दैट इज इनुलिन इज ऑल्सो अ पॉलीमर। ये पॉलीमर किसका है, फ्रैक्टोज का। फ्रैक्टोज भी एक सिंपल शुगर है, और इस सिंपल शुगर को जब वो आपस में ज्वाइंट होती है तो इनुलिन का फॉर्मेशन करती है। सो यहाँ पर जिस तरीके से मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जो कि पॉलीसेकेराइड्स के अंदर आते हैं, इन पॉलीसेकेराइड्स की जो चेन है, जो एक बहुत लॉन्ग चेन होती है, उसका जो राइट एंड होता है, ठीक है, इस लॉन्ग चेन का जो राइट एंड होता है, इस राइट एंड को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एंड। जो पॉलीसेकेराइड्स है उसका जो राइट एंड है उसे हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं। और वही जो लेफ्ट एंड होता है, दूसरे तरफ वाला जो लेफ्ट एंड है उसे हम क्या बोलते हैं,
उसे हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या है, राइट एंड है, तो राइट एंड यहाँ पर राइट साइड है अगर, तो ये राइट एंड पे यहाँ पर क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, एंड है ये, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। एंड वहीं जो लेफ्ट साइड में जो एंड होता है उसे हम नॉन रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, जहाँ पे रिडक्शन नहीं होता। तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एंड और ये नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है किसी भी पॉलीपेप्टाइड की एक चेन में। सो यहाँ पर जिस तरीके से इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें बेसिकली, अब प्रोटीन्स के केस में मैंने आपको ये डायग्राम बताया था वो सिर्फ इसलिए कि हमने यहाँ पर ये बॉन्ड देखे कि किस तरीके से ये बॉन्ड आपस में जुड़े होते हैं। प्रोटीन के केस में पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। एंड अगर ये जो डायग्राम यहाँ पर दिया है वो ग्लाइकोजन का है, और ग्लाइकोजन क्या है, वो एक पॉलीसेकेराइड है, और पॉलीसेकेराइड में इस तरीके से एक लॉन्ग चेन आपको दिखाई देगी। जो राइट साइड वाला एंड होता है उसे हम रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं, और जो लेफ्ट साइड वाला एंड होता है उसे नॉन रिड्यूसिंग एंड बोला जाता है। आफ्टर दैट जो ये ब्रांचेस है, आपको यहाँ पे कुछ ब्रांचेस भी दिखाई दे रही है, जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक मेन प्रोटीन, देन उसकी एक ब्रांच यहाँ पे निकली है, फिर उसकी एक ब्रांच निकली, उसकी एक्चुअली ये ब्रांच क्या है, ये ब्रांच ये इस तरीके से अरेंज होता है कि ये एक चेन, और इस चेन पर एक ब्रांच निकली हुई है, आगे ये चेन जैसे थी उस पर एक और ब्रांच निकली है, ये जो चेन आगे है इसमें एक और ब्रांच निकलती है, तो इसी तरीके से ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर आपस में अटैच होते जाते हैं। तो ये जो ब्रांचेस यहाँ पर हैं एक्चुअली में ये आपस में अटैच है, और इनके रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग पार्ट हमने यहाँ पर देखे। स्टार्च जो है यहाँ पर वो हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। एक सेकंड, हेलिकल स्ट्रक्चर, जैसे कि आपको डीएनए का स्ट्रक्चर पता है, एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, तो वैसे ही स्टार्च भी एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। और स्टार्च हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहा है, दैट मीन्स जो उसका स्ट्रक्चर वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में वो क्या करते हैं, I2 का मॉलिक्यूल, दैट मीन्स आयोडीन की मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अटैच करके होल्ड करके रखता है। और जब ये स्टार्च I2 के मॉलिक्यूल्स के साथ मिल जाता है, मिक्सअप हो जाता है, तो उसका जो कलर है वो ब्लू इन कलर का आपको दिखाई देगा। और वहीं जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज भी एक पॉलीसेकेराइड्स है, बट इसमें ये एक कॉम्प्लेक्स सेकेराइड्स नहीं है, ये सिंपल टाइप ऑफ शुगर से मिलकर बनता है। और ग्लूकोज, जैसे मैंने यहाँ बताया था कि ग्लूकोज एक सिंपल टाइप ऑफ शुगर है, तो सिर्फ सिंपल टाइप ऑफ शुगर, और वो भी मोनो होमोपॉलीमर है, एक ही तरह का सिर्फ शुगर है, कोई दूसरा पॉलीमर वहाँ पे मौजूद नहीं होता। तो ये एक कॉम्प्लेक्स हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बन पाता, और इस वजह से ये I2 को होल्ड नहीं करता, इसलिए आपको वहाँ पे कोई कलर इसका नहीं दिखाई देता है। ऑल्सो जो प्लांट, अगर हम ये देखें पॉलीसेकेराइड्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो जो प्लांट सेल वॉल होती है उनमें सेल्यूलोज का यूज़ किया जाता है। पेपर जो बनाए जाते हैं, जो आपकी कॉपीज़ है या बुक्स हैं, उनके जो पेपर्स बनाए जाते हैं वो एक्चुअली जो प्लांट पल्प है उनको यूज़ करके बनाया जाता है। सेल्यूलोज का जो प्लांट पल्प होता है उसको यूज़ करके बनाते हैं। कॉटन फाइबर्स बनाए जाते हैं सेल्यूलोज से। ऑल्सो जो पॉलीसेकेराइड्स है वो हमारे नेचर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मौजूद है, और दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये जो शुगर है और जो अमीनो एसिड्स हैं ये केमिकली मॉडिफाइड हो जाते हैं, केमिकली आपस में बाउंड हो जाते हैं। कौन? अमीनो एसिड और शुगर। जैसे कि प्रीवियस बताया, अमीनो एसिड किसका बिल्डिंग ब्लॉक है? प्रोटीन का। और शुगर्स किसके बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं? शुगर, दैट मीन्स मोनोसेकेराइड्स। वो किसकी बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं? पॉलीसेकेराइड्स का। तो पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड आपस में अटैच होकर कुछ मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इनके कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे ग्लूकोएमाइन एन एसिटिल गैलेक्टोमाइन। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं। ऑल्सो कुछ ऐसे एनिमल्स है लाइक ऑर्थोपोडा, हम ऑर्थोपोडा किंगडम के प्रीवियस पढ़ चुके हैं। तो ऑर्थोपोडा में जो एक्सोस्केलेटन है, एक्चुअली वहाँ पर जो काइटिन की एक लेयर मौजूद है, वो काइटिन की लेयर एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड की ही लेयर है, जो उसकी बॉडी पर एक हैवी स्ट्रक्चर, टफ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। एंड जो ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स आपको पॉलीसेकेराइड्स दिखेंगे, बेसिकली वो हेट्रोपॉलीमर्स ही होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लिक एसिड। सो न्यूक्लिक एसिड, अब न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड भी एक अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स है, जो कि एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में हमें मिलता है। और किसी भी एनिमल, और ये क्या बनाता है? न्यूक्लिक एसिड किसी भी लिविंग एनिमल के टिश्यू में मौजूद होता है, और वो भी किस फ्रैक्शन में मौजूद होगा? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। और ये एक मैक्रोमोलिक्यूल है। जो यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड जो है, ये एक्चुअली पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या है? इसकी बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको सबके याद रखने हैं। जो शुगर, जिसके पहले मैंने आपको प्रोटीन्स बताया, पॉलीसेकेराइड्स बताए, आपको सबके बिल्डिंग ब्लॉक्स याद रखने हैं कि वो किससे बनते हैं। तो वैसे जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। और ये न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन होता है।
ऑल्सो जैसे कि प्रीवियस अभी आपको बताया कि पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड जो हमने प्रीवियस आपको बताया है वो क्या है, वो भी एक ट्रू मैक्रो मॉलिक्यूल है, और वैसा ही एक ट्रू माइक्रो मॉलिक्यूल्स कौन सा है, न्यूक्लिक एसिड, जो कि हमें इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलता है। न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, न्यूक्लियोटाइड, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से आपस में मिलकर न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो न्यूक्लिक एसिड है, जो न्यूक्लियोटाइड्स है, यहाँ पर बेसिकली इसमें 3 तरह के मॉलिक्यूल्स मौजूद है। इसेंशियल केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंपाउंड कौन कौन से हैं, तो 3 कंपाउंड्स यहाँ पर है। फर्स्ट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, सेकेंड मोनोसेकेराइड्स एंड थर्ड फॉस्फेट। दैट मीन्स अगर आपको एक बनाना है, क्या बनाना है, एक न्यूक्लिक एसिड हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं, तो उस एक न्यूक्लिक एसिड में हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला तो क्या पड़ेगा, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ इस तरीके से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बनते हैं, तो एक पहले तो हमें एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आफ्टर दैट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आपने इसके प्रीवियस पढ़ा हुआ है, जो कि मैंने एडेनिन गुआनिन आपको बताया था, तो वही हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है। इस तरीके से कुछ आपको वहाँ पे कंपाउंड्स दिखाई दिए थे, ठीक है, कुछ इस तरीके के कंपाउंड्स हमने इसके प्रीवियस देखे, और दीज आर द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। सेकंड हमने एक शुगर की ज़रूरत होती है, थर्ड फॉस्फेट की ज़रूरत होती है। सो अब हम अगर फिगर 9.1 को हम देखें तो वहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है जिसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम न्यूक्लिक एसिड देख रहे हैं। एक्चुअली ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स नाइट्रोजन बेसेस होते हैं जिन्हें हम एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड थायमिन बोलते हैं। एंड ये 4 टाइप्स के आपको यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेसेस बताए जा रहे हैं वो कौन से हैं, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड थायमिन। इन केस ऑफ डीएनए के केस में क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन और यूरेसिल नहीं होता, वहाँ पे साइटोसिन एंड थायमिन होता है इन केस ऑफ डीएनए। और बट इन द केस ऑफ आरएनए वहाँ पर क्या होता है, यूरेसिल मौजूद होता है, वहाँ पर थायमिन मौजूद नहीं होता है। इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ आरएनए। तो बेसिकली जो 2 भी न्यूक्लिक एसिड है उनमें 4 टाइप्स के ही न्यूक्लिक एसिड नाइट्रोजन बेसिस मौजूद होते हैं, बट यूरेसिल मौजूद होता है इन केस ऑफ आरएनए एंड थायमिन मौजूद होता है इन केस ऑफ डीएनए। ओके, सो एडेनिन और गुआनिन इन सबको एक साथ रखा जाता है। इन दोनों को, एडेनिन और गुआनिन को एक साथ रखे हम इन्हें प्यूरिन्स का नाम देते हैं, इन्हें प्यूरिन्स हो जाता है। और रेस्ट इसके अलावा जो भी है, यानी एडेनिन एंड गुआनिन, इन्हें क्या बोलते हैं, प्यूरिन्स बोलते हैं। एंड इसके अलावा जो भी नेक्स्ट बचे, दैट मीन्स यूरेसिल, साइटोसिन एंड थायमिन, ये पिरिमिडिन्स होते हैं। अगर इनका इन स्ट्रक्चर देखें, सो एक स्ट्रक्चर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स का। एंड जब इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर में शुगर ऐड हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। जो कि शुगर जो है वो 2 तरह की हो सकती है। अगर वो राइबोस शुगर है तो वो एक्चुअली में वो मोनोसेक्राइड की एक पेंटोज शुगर होती है, और पेंटोज शुगर अगर राइबोस की फॉर्म में है तो वो राइबोस पेंटोज शुगर होती है, और अगर डीऑक्सी राइबोस के फॉर्म में तो डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर वहाँ पे लगी होती है। अगर डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर लगी है तो वो डीएनए का फॉर्मेशन करेगी, और वही राइबोस शुगर मौजूद है तो वो आरएनए का फॉर्मेशन करती है। और ये डीएनए जो शुगर है, पहले इनमें क्या होता है, पहले जो नाइट्रोजन बेसेस है वो शुगर से अटैच हो जाते हैं, फिर शुगर वो फॉस्फेट से अटैच हो जाता है, और इस तरीके से न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए और आरएनए इनका फॉर्मेशन होता है। सो ये आपको मैं एग्जांपल यहाँ पे दिखा रही हूँ, जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं क्या है, एडेनिन। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है ये है एडेनिन। उसके बाद नीचे क्या लिखा, या एग्जांपल दिया, यूरेसिल का एग्जांपल दिया है। एडेनिन ये क्या है, एक प्यूरिन है दोनों ही क्या है, ये नाइट्रोजन बेसिस है, नाइट्रोजन बेस है यहाँ पर मौजूद है। एक ये प्यूरिन है, दूसरा यहाँ पर एडेनिन है, और यहाँ पे यूरेसिल है। एडेनिन किसके अंदर आता है, प्यूरिन के। मैंने आपको बताया था कि एडेनिन और गुआनिन ये दोनों ही क्या होते हैं, प्यूरिन्स हैं। उसके अलावा रेस्ट जितने भी यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस बचे वो सारे पिरिमिडिन्स होते हैं। तो यूरेसिल क्या है, पिरिमिडिन होता है। अब इसमें क्या होगी, एक पेंटोज शुगर ऐड हो गई। ये क्या है, ये एक पेंटोज शुगर ऐड है, और यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसके एक साइड पे एडेनिन लगा हुआ है। इन्होंने पूरा इतने बड़े ब्लॉक को ना लिखे, सिर्फ एडेनिन लिखा हुआ है। एंड यहाँ पर भी क्या है, एक यूरेसिल यहाँ पर अटैच है। ये क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड। जो मैंने भी पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जब नाइट्रोजन बेस में शुगर ऐड हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। और जब इस न्यूक्लियोसाइड में ये पेंटोज या ये फॉस्फेट ग्रुप, ये जो पेंटोज शुगर है इसमें फॉस्फेट ग्रुप जब ऐड हो जाता है तो वो बन जाते हैं न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड ही यहाँ पर क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन होकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं, एंड ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ही डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं।